ज्वाइंट ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट एग्जैक्टली क्या है? बाजू में लिखो SA 299, SA 299 ज्वाइंट ऑडिट। अभी तक अपने कितने एसेस हुए? पहला एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एसे 220 quality control in case of independent audit of a financial statement. SA 230 audit documentation. Now SA 299 joint audit. Okay, हाँ अंडरस्टैंड। इसके पहले भी थोड़ा सा बोला था मैंने, एसेस के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। एसेस जहां पे भी रहेंगे उसके रेफरेंसेस देने से ही तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। सपोज एक आधा क्वेश्चन है, अभी जॉइंट ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अगर तुमने लिखा विद रेफरेंस टू एसे 299, 4 मार्क का क्वेश्चन है वो, तो आधा एक मार्क तो तुमको ऐसे 299 लिखने की वजह से ही दे देगा एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है कि तुमको वो, उसने क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था ऐसे, और तुमने उसको कोट किया है, मतलब तुमको रेलेवेंस मिल। और एक अच्छी चीज ये है ऑडिट की, एसएस की उसके नाम से ही समझ में आता कि इस ऐसे में क्या लिखा रहेगा, तो तुमको एग्जाम में कनेक्ट करने को टाइम नहीं लगने वाला है। एग्जाम में हो सके उतने बार तुमको क्या करना है, एसएस के नंबर, एएस के नंबर, ठीक है, एएस भी तुमको नाम याद हो जाएंगे अगर तुम बार बार रिपीट करेंगे, कितना कितना सोचेंगे, एएस के भी नंबर याद हो जाएंगे। एंड कंपनीज एक्ट के सेक्शंस जितने तुमको अलाउड याद है, ऐसा नहीं मेरे को सब याद रखना है, कुछ कुछ सेक्शंस तुमको जाने अनजाने में तुमको भी याद हुए रहेंगे, तो वो ये तीनों जगह से कोट तुमको डालना है। जैसे ही तुम ऑडिट के अंदर, और देखो ऑडिट एक सब्जेक्ट है ही नहीं, ऑडिट उधार ही है। हाँ, अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला वैसा कर रहे कि नहीं, कंपनी एक्ट ने क्या बोला वैसे कर रहे कि नहीं, स्टैंडर्ड ने क्या बोला, मतलब ये खुद का कोई है ही नहीं, ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। चेक, अब मुझे बोलो फॉर एग्जांपल एक आधा पेपर चेकर है, पेपर चेकर है 12th एसपी का पेपर चेकर है, तो मैं बोल रहा हूँ कि पेपर चेकर को क्या चेक करना है, अब मुझे उसको अलग से सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा या एसपी ही पढ़ाना पड़ेगा? एसपी सिर्फ उसको क्या रहेगा कि वो एसपी सेक्रेटरी प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि एग्जाम के एंगल से चेक कैसा करना है। तो चेकर नाम का जो सब्जेक्ट है वो खुद सब्जेक्ट है ही नहीं, बेसिकली उसको सिर्फ बच्चों के पेपर कैसे चेक करना है, उसमें क्या कंटेंट होना हुआ। तो ऑडिट क्या है, इट्स अ चेकिंग, ये चेकर है, ये खुद से तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो उधारी का है, तो इसमें सिर्फ इतना देखना है कि चेक कैसे करना है। ठीक है, तो तुमको बाकी अकाउंट्स, लॉ या जिधर भी जिससे कोटेशन मिले लिख देना। ऐसे 299 लिख दिए, ओके। मेरे ख्याल से मैंने नोट्स के स्टार्टिंग के पेज पे दिया है, ऐसे इसकी पूरी लिस्ट है ना? ओके गुड। The practice of appointing a chartered accountant as a joint auditor is quite widespread in a big companies. तो 2 मिनट के लिए यहां से अपन दूसरी जगह जाते हैं कि पहला तो मुझे क्वेश्चन ये बोलो कि हाँ, जॉइंट ऑडिट का मतलब समझ लेंगे कि एक ऑडिट के लिए मैं एक से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट करना, इज जॉइंट ऑडिट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों? एसबीआई बहुत बड़ी है, एक ऑडिटर इतना मैनेज नहीं कर पाएगा, डीमार्ट, डीमार्ट बड़ा है, एसबीआई बड़ा है, तो इसको एक जन तो अकेला तो ऑडिट कर ही नहीं सकता, इसके लिए ज्वाइंट। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं एक स्कीम निकालू तुम्हारे लिए, क्या स्कीम है? तुम एक से ज्यादा दोस्त, मतलब एक से ज्यादा, 2 3 तुम्हारा जो भी ग्रुप है, मिलके सीए इंटर के पेपर लिख सकता है, अकेले लिखने के बजाय तुम्हारा दोस्त का ग्रुप मिलके पेपर लिख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाँ, अभी चीटिंग अलाउड नहीं है, पर ग्रुप में मिल बांट के लिख सकते हो, बातें कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर तुम्हारा ग्रुप छोड़ के नहीं। तो नाउ द से कि तुमको क्या क्या फायदे, बांट बांट के पढ़ लेने का। हाँ, रिजल्ट सर इमेजिन करो, अगर मेरे को 8 सब्जेक्ट पढ़ने को बोल रहे, अगर तुम 2 का ग्रुप बनाते तो 4 4, या 3 का ग्रुप बनाने तो 2 2 3, ऐसा कुछ तो हो जाएगा।
तो सर हमारा रिजल्ट बहुत भारी आएगा और सर उतना सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो इमेजिन करो क्या क्वालिटी रहेंगी, मिस्टेक्स कम रहेंगे। और क्या होगा तुम्हारा, एक्सपर्टाइज आ जाएगा क्या वो सब्जेक्ट का। अगर सपोज कोई कॉस्टिंग पढ़ता है, सो उसको कॉस्टिंग का अगला पिछला कोई भी क्वेश्चन पूछ लो सर, कैसा भी पूछ लो, अब आ जाता हमको, क्योंकि हम उतना टाइम उस सब्जेक्ट को दे पाएंगे। तो बेसिकली ओवरऑल क्वालिटी बढ़ रही है, वर्कलोड कम हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, एक्सपर्टाइज आ रहा है, वर्कलोड प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है, राइट। तो यही चीजें जॉइंट ऑडिट में भी होंगे, ऑडिट के केस में। ओके, बट अगर मैं बोलूं कि अगर तुम ग्रुप बोल के पेपर देते हो, ग्रुप बोल के पेपर देते हो, तो डिग्री एक बच्चे को नहीं मिलेगी, एक मेंबर को नहीं मिलेगी, तुम्हारे ग्रुप को डिग्री मिलेगी, वो डिग्री तुम्हारे ग्रुप को मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या क्या है, सब पर्सनल रिकॉग्निशन ही नहीं है, ग्रुप को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सपोज 2 का ग्रुप है तो दोनों में 1 डिग्री रहेगी, तीनों का है तो तीनों में 1 डिग्री रहेंगे। हाँ, तो सर हर एक चीज ग्रुप में करनी पड़ेगी। हाँ, तो ग्रुप में करे तो क्या प्रॉब्लम है सर, आए वाले पैसे डिवाइड होंगे ना। हाँ चलो, फीस डिवाइड हो जाएगी। हाँ, बस दो ही प्रॉब्लम। हम्म। हाँ सर, एक की जगह 3 लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे एक की जरूरत है, ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसा, ठीक है। वो काम जितना अकेला अच्छा हो सकता था, 3 लोग की वजह से बिगड़ जाएगा। 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, कैसा कुछ बोलते ना। हाँ, उस टाइप। सो अलग कुछ नहीं है, देखो अंडरस्टैंड करो कि ये जो चीजें है तुम्हारे सोच के अलग नहीं है, सिर्फ तुमको करेक्ट एग्जांपल सामने रखना है, सब चीजें सामने आएंगी। एडवांटेजेस, अगर तुम ग्रुप में लिखते हो तो क्या होगा, शेयरिंग द एक्सपर्टीज, किसी का थ्योरी अच्छा है, किसी का प्रैक्टिकल अच्छा है, एक थ्योरी वाला एक प्रैक्टिकल वाला जोड़ो, परफेक्ट हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, डाउट आया तो बात करने को कोई ना कोई तो रहेगा। लोअर वर्कलोड, 8 सब्जेक्ट की जगह 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो वैसा ही मुझे जब ऑडिट करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट, पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इतना सब कुछ चेक करना था। ओके भाई, तू बैलेंस शीट कर, मैं पी एंड एल कर लेता, ठीक है ना। तो तुम भी दोस्तों में क्या करना लेता, तू ये सब्जेक्ट कर, मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, नहीं तो तू इतने चैप्टर कर, मैं इतने चैप्टर करूंगा, वर्कलोड कम। बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कम वर्कलोड है तो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अपन। इम्प्रूव्ड सर्विसेज टू द क्लाइंट, क्लाइंट खुश हो जाएगा, अरे एक नंबर काम के मिल रहा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर ऑफन ऑब्विएटेड। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक आधी कंपनी टेक ओवर होती है तो पहले का ऑडिटर और नया ऑडिटर रंजिशें आ जाती है, तूने मेरा ऑडिट छीन लिया, मेरा शाप है कि तू कभी अच्छे से जिए। तो भाई दोनों को भी नाराज मत करो, दोनों को मिलके ऑडिट दे दो, टेक ओवर हुआ है ना, तो ठीक है, दोनों मिलके ऑडिट करो। बहुत है, कंपनी बड़ी है तो मिलके ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। टेक ओवर के केस में किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। In respect of multinational companies, the work can be spread using the expertise of local firms, which are better positioned to deal with the detailed work and local laws and regulations. मल्टीनेशनल के केस में क्या होगा कि लोकल सीए के साथ वो फर्म के साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस ज्यादा पता है। ये बोलने की होगी बात, और रियल बात क्या है भाई, लोकल लेवल के ऑफिसर तेरे पहचानत के रहते, हमारे ऊपर के लेवल के पहचानत के रहते, लोकल लेवल पे तू संभाल। अब मल्टीनेशनल वाला से फॉर एग्जांपल नांदेड़ आया और इधर के इनकम टैक्स ऑफिस, जीएसटी ऑफिस में गया, वो कितना भी बड़ा रहने दे, ये ऑफिसर उसको घास भी नहीं डालेगा। क्यों भाई, तेरी मेरी पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, पैसों का लेन देन नहीं है, मैं तेरे से क्यों क्या करूं। और लोकल सीए, उसके 50 क्लाइंट रहते हैं, सर इसमें आप हेल्प करो, उसमें मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली रिश्ता बना होता है, तो यहाँ पे वो रिश्ता नहीं बन सकता, इसलिए जॉइंट ऑडिट कर लेते वो लोग।
कि तू लेकर लेगा तू संभाल, पर काम मैं संभाल लेता हूँ। लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट बेसिकली कि तुम्हारा ट्रेन करने का जो है ये वो तुम्हारा सस्ता हो जाएगा। लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क मतलब काम करवाने के लिए खर्चे कम लगेंगे। अभी लोअर स्टाफ डेवलपमेंट क्यों करना पड़ेगा कि अगर से फॉर एग्जांपल तुम अभी ऐसा 100% होगा कि तुम आगे जाके अगर तुम्हारे में से कोई जॉब करेगा, ठीक है, कोई प्रैक्टिस करेगा, अकेले से तो प्रैक्टिस होने से रही, इतने सारे एक्ट्स एंड इतने सारे टैक्सेशन है, तो क्या करेंगे तुम, भाई तू जीएसटी संभाल, इनकम टैक्स संभालता हूँ। एक जन बोलेगा कि तू इन्वेस्टमेंट संभाल, तू बैंकिंग संभाल, तू गवर्नमेंट ऑडिट संभाल, ऐसे 3-4 का ग्रुप बन जाता है और काम करते हैं। अभी जो बचपन से मतलब सीए प्रैक्टिस के शुरुआत से सिर्फ जीएसटी कर रहा है, उसको जीएसटी की एक्सपर्टीज आ गई, अब उसको ट्रेन करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर एक सोल प्रोप्राइटर, एक सोल सीए है, वो सभी काम कर रहा, खुद ही जीएसटी कर रहा, खुद ही इनकम टैक्स कर रहा, खुद ही सब कुछ कर रहा, इमेजिन करो उसको कोप करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो लोअर एक्सपर्ट होने की वजह से टाइम कम देना पड़ता है। लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, खर्चा भी कम लगेगा। अ सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन टुवर्ड्स द बेटर परफॉर्मेंस, तो हेल्दी कंपटीशन हो जाएंगे, दोनों में मिलके काम कर रहे, तो ये सब एग्जाम्पल लिख दो, अगर ग्रुप में सीए की एग्जाम देंगे तो जो फायदे होंगे वही ये फायदे, तो याद रखने को इजी जाएगा एग्जाम के अंदर। अभी ये जो चीज है ना, ये सपोज कितने 10 पॉइंट है, एग्जाम के अंदर यही 10 आना जरूरी नहीं है, मोटा मोटी कॉमनली आ गए, ठीक है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इतने छे लॉ नहीं है ये, दे आर जस्ट एडवांटेजेस, आगे पीछे हो सकता है। नाउ डिसएडवांटेजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? फीस बीइंग शेयर्ड, सबसे पहला काम, अकेले को फीस मिलने वाली थी, अभी दुकेले को मिलेगी, फीस बीइंग शेयर्ड। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वेयर द फर्म्स ऑफ अ डिफरेंट स्टैंडिंग आर एसोसिएटेड इन जॉइंट ऑडिट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब टेढ़े है कैसी है? हाँ, तो उससे क्या होता? हाँ, ईगो इश्यूज, बाजू में लिखो ईगो इश्यूज। दो अलग अलग सोच वाले लोग एक साथ बैठ के काम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी से फॉर एग्जांपल तुम ग्रुप स्टडी को बैठे, तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, जो भी है। अभी एक को गाना सुनते सुनते प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई करने की आदत है, एक को पूरा शांत लगता, एक जन लिखते लिखते बोलते बोलते मतलब वैसा पढ़ते पढ़ते ऐसा जोर जोर से चिल्लाते ना, उसको वैसा है, एक को शांत चाहिए। अभी ऐसे दो लोग एक साथ पढ़ाई कर ही नहीं सकते, पढ़ाई करने के लिए दोनों भी उतने चागाऊ चाहिए और दोनों भी उतने शाऊ चाहिए, एक आगाऊ एक शाऊ नहीं चलता, ठीक है। तो वैसा जैसा तुमको अलग अलग और डिफरेंट स्टैंडिंग, मतलब एक का एक ओपिनियन दूसरे का वो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन करेक्ट है, वो बोलता मैं क्या कम है क्या, मेरा ओपिनियन करेक्ट है, तो दोनों में ईगो इश्यूज आ जाते हैं। भाई तुम दोनों एक ही ऑडिट कर रहे बे, चुप झगड़े क्यों करके ले रहे? जनरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कौन अच्छा है, एक में से बेहतर कौन है? प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोऑर्डिनेट ही नहीं करे तो। अभी इमेजिन करो, परचेज एंड सेल्स होने के पहले तुम क्या बोल सकते हैं, हाँ, जीएसटी का टैक्स कैलकुलेशन, परचेस एंड सेल्स, ये तीनों चीजें रिलेटेड है। कैसे? परचेस से मुझे समझेगा इनपुट टैक्स कितना है, सेल से मुझे समझेगा टैक्स कलेक्शन कितना, आउटपुट टैक्स कितना है, और दोनों का डिफरेंस करके मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। परचेस सेल चेक नहीं हुआ, इसने एक को क्या कर दिए, जीएसटी का तू देख ले बोले, और परचेस सेल हम देख लेते। अब ये परचेस सेल इनो कर रहे हैं, जीएसटी इनो कर रहा, इनो उसका ऑडिट हो गया, डन बोल दिया,
आधे बोल रहा, हाँ आधे परचेसेस रिकॉर्डेड नहीं है, आधे सेल रिकॉर्डेड नहीं है, तो जीएसटी अमाउंट करेक्ट होगी क्या? और ये येड़ा बावला अपना आगे आगे कर रहा है। तो जीएसटी वाले को क्या करना पड़ेगा? परचेस सेल का ऑडिट कंप्लीट होने तक वेट करना पड़ेगा, पूरा होने तक। जब उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा परचेस सेल, उसके बाद ही दो चीजें हो सकती है, एक तो जीएसटी एंड स्टॉक। परचेस सेल कंप्लीट होगा तभी तो स्टॉक करेक्ट निकलेगा। हाँ, तो ये कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ये भाई का अपना अपना चल रहा कुछ तो। एरियाज ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग निग्लेक्टेड, हाँ इसका मतलब कॉमन कंसर्न निग्लेक्टेड। बहुत बार ऐसा होता, अभी मैंने बोला कि कल कोई तो एक जन मॉड्यूल लेके आओ पार्ट 1, ऐसा मैंने बोल दिया। अब वो क्या होता है, हर एक जन को क्या लगता है, हाँ ये ले आएगा, उसको लगता है वो लेके आएगा, उसको लगता है ये आएगा, और कोई भी लेके नहीं आया। और मैं बोल रहा, पागलों में पूरे क्लास को बोला बे कि एक मॉडल है, और तुमसे उतना भी नहीं हुआ। सर हमको लगा गर्ल्स लेके आएंगे, गर्ल्स को लगा बॉयज लेके आएंगे, बॉयज को लगा सर सामने वाला लेके आएंगे, वो पीछे, सब एक मिक पे ढकेल रहे, और क्या हो गया, अल्टीमेटली काम हुआ ही नहीं। ठीक है। हाँ, बहुत बार है ना ऐसा शादियों में होता है। शादियों में ना काम बांट के रखते हैं, तू खाने पीने का देख, मैं गेस्ट का देखता, तू डेकोरेशन मंडप बिंडप काम वालों का देख ले, सब कुछ। सब लोग सब कुछ अपने अपने काम परफेक्ट हो गए, एंड में समझा पंडित आया ही नहीं। तो ये एक मेरे को देख रहे, भाई मेरा खाने का काम था, पंडित का मेरा काम नहीं था। वो बोलता कि भाई मेरा डेकोरेशन का था, मेरा गेस्ट का था, पंडित को बुलाया ही नहीं, शादी शुरू कैसी होगी? हाँ, तो एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न निग्लेक्ट हो गया। तो बेसिक चीज जो ऐसा लगा कि ये सब लोग मिलके करेंगे, इसको लगा वो कर रहा, उसको लगा ये कर रहा, और वो छूट जाता है। ठीक है। अनसर्टन अबाउट द एबिलिटी टू वर्क डन, हाँ, अनसर्टन अबाउट द एबिलिटी टू वर्क डन, सामने वाले पे डाउट आ रहा है, ये कर तो पाएगा ना? अभी जैसे अपनी मम्मी होती है, कुछ काम होता है, तुमको बोल के जाती है, सपोज दाल चावल सब्जी कुछ तो लगे हो, कर ले आगे, दे के जाती है, बोल के जाती है, पर उसको 50 बार डाउट आता है मम्मी को, कर तो लेगा ना, कर तो लेगा, अब कर लूंगा ना, इतना क्या है। हाँ, the Institute of Chartered Accountant of India has issued the standard auditing SA 299, joint audit of a financial statements, which lays out the principal effects to conduct the joint audit to achieve overall objective of auditor laid down in SA 200। तो अपने को SA 200 ने जो बोला है वो SA 299 के साथ चाहिए, सबने मिलके वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डालना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट, the engagement partner and the key members of the engagement team from each of the joint auditor should involve in planning the audit। सबसे पहले क्या करना चाहिए अपन ने? प्लान। किस चीज का प्लान? भाई ऑडिट कैसे करना है और कौन कौन करेगा। तो बैलेंस शीट, तो असेट, तो लाइबिलिटी, तो पी एंड एल का इनकम, तो एक्सपेंस, तो नोट्स टू अकाउंट, तो कैश फ्लो फंड फ्लो, तो डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर, तो स्टॉक कर ले। ऐसा पूरा काम बांट के लेना चाहिए, और एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग नहीं रही, बाटा वाला फॉर्म नहीं रहेगा तो कैसा? प्लानिंग करो। The joint auditor should jointly establish overall audit strategy, which will the scope, time, and direction. Also guides the development of audit plan. तो एक स्ट्रैटेजी मिलके बनाओ, प्लानिंग के बाद स्ट्रैटेजी। हाइलाइटर का कलर चेंज नहीं होता क्या? हाँ ठीक है, स्ट्रैटेजी which sets the scope, timing, and year. Third, before commencement of the audit, joint auditors should discuss and develop a joint audit plan। और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? Identify the division of the audit areas and common audit areas। डिवीजन एंड कॉमन, कौन से काम डिवाइड करके ले, कौन से काम सबको मिलके करना है। ठीक है, वो डिवाइड नहीं रहेगा जब तक कुछ काम का नहीं है। ascertain the reporting objectives of the engagement। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट काम, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ऑडिट किस चीज का कर रहे हैं? इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंक, स्टैट्यूटरी, कौन सा कर रहे भाई, पहले वो डिसाइड करो।
और उस हिसाब से काम करना है. Consider and communicate all joint auditors the factors that are significant. मतलब मुझे बैलेंस शीट का काम करने को दी, बैलेंस शीट के डेटर्स में मुझे झोल मिला और कोई तो पी एंडल कर रहा. सेल्स कौन करेगा? बैलेंस शीट वाला या पी एंडल वाला? पी एंडल वाला. और बैलेंस शीट वाला क्या चेक करेगा? डेटर. अभी उसको डेटर में लफड़े मिले, तो डेटर में लफड़े मिले तो उसने किसको कांटेक्ट करना चाहिए? मेरे को गलती मिली, मैं उसको क्यों बताऊं? अबे शाने, दोनों मिलके एक ही ऑडिट कर रहे हो, तू उसको नहीं बोलेगा, उसने सेल्स में लफड़े तुझे नहीं बोले तो? हाँ. तो जो भी कुछ भी लफड़ा मिला, सब ऑडिटर को बुलाओ और सबको एक साथ बोलो. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर सामने लिखने का है तो गोकुलधाम सोसाइटी. क्या होता उसमें? आधे एपिसोड तो इसके अंदर चले जाते कि वो एक दूसरे को बताते कि क्या क्या हुआ. ठीक है. सपोज घटना हुई, वो डॉक्टर हाथी एंड वो अपने भिड़े के बीच में. अब उसके बाद वो पोपटलाल आता, वो पोपटलाल को बताते. और ये सब होते होते जेठालाल आता, फिर अय्यर आता, वो बबीता आती, ये सब ये. और ये शान सीरियल वाले ना उतना पूरा रिपीट करते पूरा. चीची चूची, अरे भाई क्या मजाक है, समझ लो ना कि ये हो गया, नहीं पूरा बताया जाएगा. हाँ. तो पूरा डिस्कशन होना चाहिए. देखो सेम एज गूगल, हम हर एक को हर एक स्टोरी पता होना. डायरेक्ट करो, अपने स्टाफ को बोलो कि ये काम तुमको करना है, वो काम तुमको करना है, किस तरीके से करना है. कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. हाँ. अब ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती है और सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म अर्लियर. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट मतलब जिससे अपन टेस्ट वर्क बेसिस पे करते हैं, तो वो अभी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में आते हैं ओपनिंग बैलेंसेस चेकिंग, या फिर हाँ, आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम खाने को गए, छपरी ने थोड़े अच्छी जगह, तो वहां पे वो सामने फ्लेवर्स लगे रहते हैं, तो वो पहला पूछता कौन सा, तो तुम क्या करते हैं? वो है ना टेस्टिंग अलाउड रहती है उधर, चम्मच में निकाल निकाल के देते थोड़ा थोड़ा थोड़ा. अपन है ना चुपिच पहले से पता है क्या खाने का है, ये भी टेस्ट करते, वो भी टेस्ट करते, तीन चार चीजें टेस्ट कर लेने का. हाँ. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब पहले थोड़ा सा टेस्टिंग करके देखो, उससे एक अंदाजा लो कि कैसा. अभी ठंडी के दिन चालू है, बाथरूम के अंदर एक कम्युनिकेशन चलता है साइलेंट वाला, पानी के बकेट के साथ और तुम्हारे साथ. ठीक है. लेना नहीं लेना, तू ठंडा है गर्म है, थोड़ा सा डाल के हाथ देखते हैं. ठीक है. अगर गलती से लाइट गई वाली है, अब वो ठंडे पानी से मैनेज करने का है. ठीक है. आधा घंटा तो ये कम्युनिकेशन चलता है कि भाई पहले हाथ पे फिर पैर पे एक, फिर एक करंट एक मूवमेंट होता धाड़ 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 खत्म. ठीक है. पहले 10 मिनट तो माहौल सेट करने में जाते हैं. हाँ. जरूरत तो है कि नहीं, नहीं तो मम्मी बाहर से चिल्ला रही तू नहाए बगैर आया ना, तेरे को नाश्ता खाना कुछ नहीं मिलने वाला है. ठीक है. तो ऐसा. और वो 10 मिनट का माहौल सेट होने के बाद अपन डिसाइड करते हैं अब भी. और वो एक करंट मूवमेंट आता झट 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 झट, तो उसके पहले जो माहौल सेट था ना, वो है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. कि ऑडिट शुरू होने के पहले छोटी सी ओपनिंग बैलेंस चेक करो, कुछ छोटा सा चेक करके देखो, एक अंदाजा आएगा, उस अंदाजे के बेसिस पे बाकी सब चीजें. हम्म. ascertain the nature time and extent. नेचर टाइम एंड एक्सटेंट एनटी, ये पहले भी वर्ड हुआ था. नेचर किस तरीके से चेक करना है, कितना टाइम लगाना है, एक्सटेंट कितना डेप्थ में जाना है. Each joint auditor should consider the assess the risk of material misstatement and communicate with the other joint auditor. हर एक ने रिस्क देखना चाहिए कि गलती किधर हो सकती है और दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेना चाहिए. The joint auditor should discuss the and document the nature, time and extent. जो भी है सबने अपना टाइम वगैरह डिसाइड कर लेना. The joint auditor should obtain common engagement letter and representation letter. Common engagement letter अपॉइंटमेंट का जो लेटर है ना,
अपॉइंटमेंट की लेटर है, अंडरलाइन अपॉइंटमेंट लेटर लिखो बाजू में। अपॉइंटमेंट लेटर हर एक को अपना अपना नहीं मिलेगा, एक कॉमन रहेगा, उसके अंदर सब कुछ लिखा रहेगा। The work allocation document should be signed by all the joint auditor and communicated those charged with the governance। मतलब allocation document, allocation मतलब ये बंटवारा लिखा है मैंने बाजू में। बंटवारा क्या होता है? हाँ, प्रॉपर्टी बांट के लेना, वैसे ये काम बांट के ले रहे। तो जो भी काम बांट के लिए ना, बाद में ये ना, ये तेरा काम था, ये उंगलियां इधर उधर नहीं बताने के, अगर उंगलियां नको तो इसके लिए क्या करना, साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर, साइन कर लो। ये कौन सा साइन है, किसके ऊपर साइन ले रहे हैं? जहां पे बंटवारा हुआ ना, वो बंटवारे के ऊपर साइन ले लो। क्यों? बाद में 5-10 साल के बाद बोल रही है मेरी प्रॉपर्टी, अबे तेरी का ये देख डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर तेरी भी सिग्नेचर है, मतलब तू भी एक्सेप्ट कर लेगा। It further states that in respect of the audit work divided among the joint auditors, each joint auditor shall be responsible only for the work allocated to such joint audit। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब बाद में अगर फ्रॉड निकला और समझा कि ऑडिटर की गलती थी, तो जितने भी जॉइंट ऑडिटर है सबको मारेंगे, या जिसको उतना काम दिया था उसको ही मारेंगे। तो ये है, पार्टनरशिप नहीं चल रही, लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल, ठीक है, जॉइंट ऑडिट है ये। सो ओनली टू द वर्क, तो लिखो नॉट लाइक पार्टनरशिप जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल लिख के कट करो हल्लू से, जॉइंट एंड सेवरल लिखो और कट करो। लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल नहीं पढ़े ना पार्टनरशिप में, व्हाट इज जॉइंट एंड सेवरल? हाँ हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर वो भी क्या दिन थे। हाँ, पॉसिबल है, सिर्फ क्लासरूम चेंज करना पड़ता है। द ऑडिट वर्क, क्या मजा आएगा ना उस क्लासरूम में बैठने का, सर कुछ भी क्वेश्चन पूछो ऐसे आंसर देंगे। ऐसा फील होगा सर आई एम द स्मार्टेस्ट इन दैट क्लास। मजाक नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी कॉन्फिडेंस लो हुआ, एक दिन के लिए बाजू के क्लास में बैठ, वहां पे सर सब आंसर हम देंगे। बाजू वाले का देख देख, आंसर तेरा भाई देगा। हाँ, द ऑडिट वर्क, वहां पे भी जॉइंट ऑडिट कर रहा है तो अकाउंट्स के दे में इसके। द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर्स एंड इज कैरिड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। हाँ, बाकी इसके लिए जॉइंट एंड सेवरल कब होंगे, मतलब जो तुमको काम अलोकेट किया उसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल है। जो कॉमन काम था ना, जो सब लोग मिलके कर, उसके लिए तो सभी के सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है। विच इज नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड के लिए क्या है वो, जॉइंट एंड सेवरल भी है। कब हो गए, जो काम डिवाइडेड नहीं है। एग्जामिनर फेवरेट है ये पार्ट, कौन से इसमें जॉइंट ऑडिटर के लिए कॉमन रिस्पॉन्सिबल है, आईएमपी पार्ट को, इस 6 पॉइंट को, जो काम डिवाइड नहीं हुआ, लॉजिकल। डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, डिसीजन सबने मिलके लिए है अंडर द ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉमन ऑडिट एरियाज। जो ऑडिट के कॉमन एरियाज है वो डिसीजन सबने मिल के लिया है, तो फिर डिसीजन सबका है, तो भाई लाइबिलिटी भी सबकी रहेंगे। मैटर विच आर बॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स by any one of them or there is agreement among them of joint audit in such matters। एक लफड़ा हुआ, सबके सामने रखा, सबने मिलके डिसीजन लिया कि ऐसे इसको अपन ऐसे हैंडल करेंगे, और बाद में उसमें गलती निकली, तो भाई सबके साथ डिस्कस हुआ था ना, तो सब लाइबल है। अगर तेरे साथ डिस्कस नहीं और मैं अकेले डिसीजन लेता तो मैं लाइबल हूं, सब मिलके डिसीजन लिए।
examining that the financial statement of the entity comply with the requirement of स्टैट्यूट्स के हिसाब से, मतलब लॉस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं और बिजनेस उसको फॉलो कर रहा है, ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लॉ में गलती हो गई जो सब एरियाज को इफेक्ट कर रही है। जैसे कंपनीज ऑडिट करने को गए, उसने पार्टनरशिप जैसी बैलेंस शीट P&L बनाई, शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करा। नाउ दिस इज वेरी कॉमन थिंग जो सबके परवेसिव में, सबके नजर में आनी चाहिए थी, किसी को भी ध्यान में नहीं आया, सबके सब गए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल AFRF, AFRF के हिसाब से प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। Ensuring that the auditing report complies with the requirement of standards of auditing and relevant pronouncement issued by ICAI, ऑडिट करते समय स्टैंडर्ड्स फॉलो होना चाहिए, ये सबका है। ओके, द लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है, क्वेश्चन ये है कि से फॉर एग्जांपल अभी वहां पे एक गलती मिली, गलती मिलने के बाद मैंने क्या बोला, ये गलती इतनी बड़ी है, ये गलती इतनी बड़ी है कि इसके लिए एडवर्स ओपिनियन दो। स्वप्निल सर, दिनेश सर और मैं तीनों जॉइंट ऑडिटर्स हैं, तो मैं बोला कि एडवर्स। स्वप्निल सर बोल रहे क्या होता है, इतना तो फर्क है, क्वालिफाई कर दो रिपोर्ट। दिनेश सर बोल रहे ये भी मैटर है क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू दे दो, क्या टेंशन है। सब जॉइंट ऑडिटर अलग अलग ओपिनियन के हैं। अभी क्या करना, तो ये आधा घंटा डिस्कशन करे, आधा घंटा डिस्कशन करने के बाद स्वप्निल सर और दिनेश सर टीम बना लिए, बोलेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे, चलो। मैं बोला नहीं, एडवर्स। अब मेरे को बोलो कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। जॉइंट ऑडिट है, ऑडिट रिपोर्ट देना है, ऑडिट रिपोर्ट देने का है तो तीन ऑडिटर का क्या बोल सकते, एक मत नहीं हो रहा है, क्या करना, बाहर के ऑडिटर को और एक ऑडिटर लेके आओ। अपना अपना अलग जो बिजनेस एक है ना, तो ऑडिट रिपोर्ट एक जाना है, फिर तो तेरे हिसाब से दो ऑडिट रिपोर्ट जाना। नहीं, वो कॉमन एरिया वाला है, नहीं कॉमन एरिया वाली चीज के ऊपर चल रही, वो दोनों हो गए और मैं अकेला पड़ गया, मेजोरिटी के हिसाब से करना क्या। हाँ, तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी या कंट्री नहीं चल रही है, यहाँ पे ऑडिट की बातें चल रही है। बाद में आदमी लफड़े हो गए तो मैं बोलूंगा मैं तो पहले से बोल रहा था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। पूरे ऑडिट के अंदर, पूरे ऑडिट के अंदर सिर्फ दो सिचुएशन है जहां पे दो ऑडिट रिपोर्ट जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पे दो ऑडिट रिपोर्ट जाएंगे। जॉइंट ऑडिटर है तो क्या हुआ, तेरा अलग है तो अलग तेरे रास्ते, मैं अलग हूं मेरा अलग रास्ता। ट्राई करो कि सब लोग मिलके एक ओपिनियन पे आए, फोर्सफुली नहीं, मिलजुल के समझा के आए, एक रिपोर्ट जाए। एंड तक एग्री नहीं हो रहे, अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट दो, तो यहाँ पे बाजू में लिखो मेजोरिटी को फॉलो नहीं करना है, अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट जाएंगे। ये कोई सरकार नहीं बना रहे, हाँ तुम्हारे दो वोट है मेरा एक वोट है, ऐसा कुछ तो लिखो। पूरे ऑडिट में दिस इज द सिचुएशन जहां पे दो ऑडिट रिपोर्ट जाते, बाकी किधर भी नहीं जाता। बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट में आएगा ऐसे 570 शायद में आएगा वहां पे। कोई लाया क्या अपनी ऑडिट की टेक्स्ट बुक, वो मतलब स्टार्टिंग के एसेस के नंबर है क्या, देख उसमें ऐसे 570 है क्या, देख ऐसे 570 सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या।
580 है क्या? 560, हाँ तो फिर लिखो 56, सेकेंड केस 560 में ऐसे 560, मतलब तुमको बाद में दोनों जगह सब रहेगा। सेकेंड केस ऐसे 560। हाँ हेलो। हाँ हाँ नेक्स्ट, the common audit report, however joint auditor of disagreement express their opinion in a separate audit report, अलग अलग जाना चाहिए, and in such audit reports issued by the joint auditor shall make reference to each other's audit reports। मैं उसका ऑडिट रिपोर्ट भी बोलूंगा और मैं ऐसा बोलना चाहिए दोनों ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि ये दो ऑडिट रिपोर्ट है, नहीं तो कंपनी भी शानी है। कंपनी क्या करेगी, दिनेश सर ने क्वालिफाइड किया, मैंने एडवर्स दिया, दो ऑडिट रिपोर्ट आ गए, शेयर होल्डर को क्वालिफाइड वाले भेज रहे, मेरा भेज रहे नहीं, ले तो लिए, अब भेजने का काम किसका है, ऑडिटर का नहीं ना बाबा, कंपनी का है। कंपनी क्या कर रही, दोनों में से कौन सा अच्छा वाला है वो भेज रही। तो दिनेश सर स्वप्निल सर के ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए क्या कि और एक ऑडिट रिपोर्ट है दूसरे जॉइंट ऑडिटर की, प्लीज रेफर दैट, ऐसा। और मेरे इसमें होना चाहिए कि स्वप्निल सर दिनेश सर की ऑडिट रिपोर्ट है, प्लीज रेफर दैट। मतलब अगर गलती से एक भी गई तो वो पढ़ के उसको समझ में आएगा कि दूसरी भी ऑडिट रिपोर्ट है, रेफरेंसेस होना बहुत जरूरी है। जेपा ओके। कॉस्ट ऑडिट, last but one topic of this chapter, कारो एंड ये। नाउ कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, जैसे ये ऑडिट्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, वैसा कॉस्ट ऑडिट है, पर कॉस्ट ऑडिट सीए नहीं कर सकता, उसके लिए सीएमए लगता है, सर्टिफाइड नहीं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अभी ऑब्वियसली इनकम टैक्स के सेक्शंस पढ़े, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट पढ़े, सेक्शन 44 ए बी क्या बोलता, ए एन ए बी, कब टैक्स ऑडिट जरूरत है, टर्नओवर मोर देन 2 करोड़, प्रोफेशनल और सर्विस ओरिएंटेड है तो 50 लाख के ऊपर, बराबर ना, तो 50 लाख के ऊपर है या 2 करोड़ के ऊपर है तो ऑडिट करना पड़ेगा, राइट। बैंक ऑडिट के केस में ऐसा होता है, एक आदि पर्टिकुलर बैंक जिसका जितने भी एडवांसेस है उस एडवांसेस का 5% 10% निकालती है, उसके ऊपर जनरली बैंक ऑडिट, सपोज एक आधे बैंक के 100 ब्रांचेस है तो 60 तो ब्रांचेस ऑडिट को आ ही जाते हैं, ठीक है। अभी अपनी अगर बात करते सीए की तो 50 लाख या 2 करोड़ के ऊपर काम मिलना शुरू हो जाता। सीएस सेक्रेटरी अपॉइंट होना जरूरी है अगर 10 करोड़ के ऊपर कैपिटल है एक पर्टिकुलर कंपनी में तो, और उसका सेक्रेटरियल ऑडिट मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, पहले चुपीच बोल देना काई को, तो सेक्रेटरी ऑडिट मेरे हिसाब से 20 या 25 करोड़ के ऊपर रहा तो, मतलब अपना लिमिट कम है, सीएस का ज्यादा है, और कॉस्ट का देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अभी इसमें दो है, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में सिर्फ 6 या 7 चीजें आती है। कौन सी 6-7 चीजें जो रेगुलेटेड सेक्टर में आती है, तो रेगुलेटेड सेक्टर में आती है टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, फार्मा, फर्टिलाइजर एंड शुगर। इतने ही सेक्टर के लिए रेगुलेटेड सेक्टर ऐसा बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। टेलीकॉम के लिए TRAI है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए MSCDCL वगैरह बोर्ड है, पेट्रोलियम के प्राइसेस गवर्नमेंट मोरलेस थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है, फार्मा के केस में फर्टिलाइजर एंड शुगर, इन सब के केस में गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है सेक्टर वाइज। तो ये रेगुलेटेड सेक्टर्स है। अनरेगुलेटेड मतलब इनको छोड़ के, जिसमें आता है डिफेंस, टर्बोजेट्स, आयरन, स्टील, रबर, ETC, ऐसे कितने 33, मतलब पूरे जितने भी कंपनीज है उसमें से 39 केसेस में ही कॉस्ट ऑडिट होगा, बाकी किसी के केस में ऑडिट नहीं होगा। नाउ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पहले तो देखो कि बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने हैं कि नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने की जरूरत है, ओवरऑल टर्नओवर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 35 करोड़ और मोर,
इन पास्ट ईयर, 35 करोड़ का होना, तब जाके मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगा, कॉस्टिंग के बुक्स। याद आ रहा है इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल क्या है? हाँ, सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाँ, तो वो जो एंट्री पास करनी है ना, वो एंट्री कब पास करेंगे? अगर तुम जिसको क्लाइंट बोल के लिए उसका सेल लास्ट ईयर कितना होना चाहिए मिनिमम, तब जाके बातें करो कि मैं एंट्री तो भी पास करूंगा रिकॉर्ड्स। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? जो रेगुलेटेड सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का थोड़ा तो भी रोल है। ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज 50 करोड़ और मोर इन पास्ट ईयर। 50 करोड़ के ऊपर गया तो ऑडिट करूंगा। 2 करोड़, 50 करोड़, तो मतलब 50 करोड़ के ऊपर है तो अच्छी बात या बुरी बात? कॉस्ट अगर तुम सपोज सीएम में है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात या बुरी बात? क्यों? अब 50 करोड़ के ऊपर से कितने तो कंपनियां रहेंगी, ठीक है ना, स्कोप कम हो जाएगा। हाँ, तो बहुत गिने चुने है ऐसा 50 करोड़ रेगुलेटेड, एंड नॉन रेगुलेटेड 100 करोड़ और मोर। 100 करोड़ के ऊपर अगर सेल गया तो तब जाके मैं ऑडिट करने की सोचूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए 35 करोड़, रेगुलेटेड के लिए 50 करोड़ और नॉन रेगुलेटेड के लिए 100। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या बोल रहे हैं? ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी एग्जांपल लेंगे टाटा। टाटा टेलीकॉम में है क्या? हाँ, अभी नहीं। टाटा, बाप रे, इधर आइए अब। हाँ, टाटा डिफेंस में है, यस। टाटा बहुत सारे डिफेंस में ये बनाता है मशीनरी, टर्बोजेट्स में है, यस। आयरन स्टील वगैरह में है, यस। टाटा इन सब में है। पर टाटा के अदर भी प्रोडक्ट्स है ना, पर हर एक के लिए अलग कंपनी है, मुझे पता है, पर एक इमेजिनरी की एक ही कंपनी है, उसमें ये सब भी बन रहा। तो सिर्फ इन्हीं ही प्रोडक्ट का सेल कंसिडर नहीं करना है, सभी प्रोडक्ट्स का सेल कंसिडर करना है। अगर वो 100 चीजें बनाती है, 100 में से सपोज वो 30 चीजें जो कॉस्टिंग में आती है और 70 चीजें नहीं आती है, तो वो मुझे सिर्फ 30 का टर्नओवर नहीं देने का है, किसका देने का है? सबका। ये समझा कि नहीं, ऑल प्रोडक्ट्स वाला। हम्म। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो टोटल सेल उत्पादन 100 चीजों का, अभी वो 30 चीजें जो कॉस्टिंग में आती है उनका क्या होना? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड 25 करोड़ और मोर। मतलब बाकी चीजों के सबका मिला के 50, और कॉस्टिंग वाली चीजों का कितना चाहिए, और यहाँ पे कितना चाहिए? 35 करोड़। समझे? कॉस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स सभी चीजों के लिए कॉस्टिंग नहीं लगती, तो नीचे जो एग्जांपल दिए उतने ही चीजों के लिए कॉस्टिंग लगती है। तो जितनी चीजों को कॉस्टिंग लगती है उनका 25-35 चाहिए और टोटल 50 चाहिए। फॉर्म जैसा अपना एडीटी 2 4 था ना, एडीटी 4 फ्रॉड के केस में देखे थे, और एडीटी 2 रिमूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटे, तो वैसा ही इसका क्या है? CRA 1 CRA 3 CRA 3 ऑडिट रिपोर्ट। एग्जांपल्स टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम, डिफेंस वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, हाँ, बोलो सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट की बुक्स कब रखेंगे? 25 नहीं, 35 करोड़। कौन सा? टोटल प्रोडक्ट्स का या सिर्फ कॉस्टिंग प्रोडक्ट्स का? टोटल प्रोडक्ट, कॉस्टिंग नहीं, टोटल प्रोडक्ट्स का 35 करोड़ ज्यादा। नाउ दो सेक्टर से, कौन से? रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड में सिर्फ छह चीजें आती, टेलीकॉम, फार्मा, शुगर, हाँ, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन रेगुलेटेड में 33 आते। तो ऑडिट कब करेंगे? रेगुलेटेड सेक्टर में टर्नओवर कितना होना? 50 करोड़। एग्रीगेट टोटल 50 और कॉस्टिंग वाले प्रोडक्ट का 25, 50-25, और इसके केस में 135। कुछ सुने सुने नंबर लग रहे क्या? 135, 100 मार्क का पेपर था, 35 मार्क चाहिए। हाँ, तो 135, तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में 135 में। अभी जिंदगी 40 पे आ गई है, पर आधी जिंदगी तो अपनी 35 में गई है ना।
हाँ, क्यों बीकॉम में भी 40 चाहिए? 40 हो गया बीकॉम? स्टैंडर्ड बढ़ गए। वो अलग बात है, पर उसने 40 मांग रहा ना हो ना। हाँ, 40 आए सिर्फ। हाँ, ओके। हम्म। हमारे हॉस्टल में उल्टा होता था। जैसे ही बीकॉम का रिजल्ट आया, सब लोग प्रे करते थे, गलती से भी ज्यादा मार्क्स नहीं आना, गलती से भी ज्यादा नहीं मार्क्स आना। वो हमारे वो करेक्टर था, उन्हें परेशान हो गया, ऐसा क्यों कर रहे, बोले ये लोग टॉपर नहीं आना, टॉपर नहीं आना। सब लोग उल्टा बोलते हैं, अच्छे मार्क्स आना चाहिए, टॉपर निकलना चाहिए। हमारे हॉस्टल का एक रूल था, अगर गलती से बीकॉम में अगर ये कोई डिस्टिंक्शन फिस्टिंक्शन में आ गया, क्लास के टॉपर्स में आ गया, पहले तो बर्थडे बम जैसा धोते, वैसा उसको खोपचे में लाके धोते। तू बीकॉम में इतना पढ़ा क्यों? ठीक है। और दूसरी चीज, वो तो दर्द सह लेंगे। दूसरी चीज, जो भी टॉपर है उसको पार्टी देना पड़ता। तो बोले पार्टी से बचने के लिए मार्क्स कमाने चाहिए। बोले बीकॉम डिग्री के ऊपर जितना खर्चा नहीं हुआ, इतना ये दोस्त लोग पार्टी में खर्चा कर लेंगे। बीकॉम डिग्री को लगता कितना, 2-2 हजार रुपए 3 साल के। और बुक्स का जॉइंट एक्सपेंसेस रहता था हमारा, कि भाई 6 सब्जेक्ट है। अभी हाँ, तुम बहुत अच्छे जमाने से पीडीएफ नाम का है, हमारे टाइम पे शार्प में क्यों शार्प नाम का एक कॉन्सेप्ट आता था। वो क्लास के 3-4 अटेम्प्ट की बुक लेता था, और उसके अंदर क्या आता था, क्वेश्चन आंसर होते थे और पहले पेज पे समरी होती थी। तो हम लोग ऐसे 2 टुकड़े करते थे बुक के, दिन भर तू ये पार्ट पढ़, मैं पढ़ता हूँ, रात में अपन पार्ट एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसे 2 लोग, और तीसरा एक महाशय होता था, वो समरी पेजेस देते, बाकी मैं हैंडल कर लेंगे। सो ऐसा हो जाता था, उस तरीके से प्रिपरेशन चल जाता था। हाँ, बट मैं उधर आया क्यों पता नहीं। हाँ, ओके। नाउ, नॉट एप्लीकेबल टू, किसको एप्लीकेबल नहीं है? एमएसएमई कंपनीज, एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ओके, तुम्हारे लिए एक सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आने वाला टाइम जो है, इंडिया इज गोना टू बी द ग्लोबल कॉम्पिटिटर इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, या जो भी है सब। किसी को भी चाइना पसंद नहीं आता। तो सेकंड ऑप्शन क्या है वर्ल्ड के सामने? इंडिया। और इंडिया गवर्नमेंट क्या बोल रही है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब हर एक चीज इंडिया में मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन शुरू होगा? एमएसएमई। किसी को भी अगर फ्यूचर में प्रैक्टिस करने की इच्छा हो गई, तो तुम्हारा पूरा खत पानी किस पे डालो? एमएसएमई। एमएसएमई में एक तो सब्सिडीज बहुत होती है, उसके ऊपर से उसको छूट भी अलग होती है, और बहुत लोगों को उसका ज्यादा समझ में नहीं आता है एमएसएमई का। तो एमएसएमई के काम देख लो। एमएसएमई को ये एप्लीकेबल, कितना भी टर्नओवर कर लो, इनको प्रॉब्लम नहीं। एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, मतलब उसका 100 रुपए का सेल है, तो 75 के ऊपर वो एक्सपोर्ट ही कर रहा है। मतलब बेसिकली इस कंपनी का काम क्या है? एक्सपोर्ट ही करना काम है। ठीक है, आईआईटी इंजीनियर्स एक्सपोर्ट ही होते हैं। कंपनीज, कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एसईजेड पता है? व्हाट इज एसईजेड? फैसिलिटीज मिलते, सब्सिडीज रहती, एक्सपोर्ट्स के लिए रहता। ओके, और हाँ, अगर किसी को पता नहीं है, एससी, हाँ, एसईजेड जो एरिया होता है वो इंडियन टेरिटरी में काउंट नहीं होता है। हाँ, सो नहीं रे भाई, 200 नॉटिकल माइल तू कहाँ टेरिटरी में? समुंदर में नहीं होता एमएसएमई, जमीन के ऊपर ही जो होता है। हाँ, तो एमएसएमई जो लैंड है, वो फॉरेन लैंड कंसिडर की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। टैक्स के लिए, इसके लिए वो, हाँ। तो अगर तुमको पता है नांदेड़ में एसईजेड है, कृष्णूर एरिया, जो कृष्णूर एमआईडीसी है नांदेड़ की, इट इज एसईजेड। तो अगर
किसी को पता नहीं रहता। गोइंग टू फॉरेन, और यहां से 25-30 किलोमीटर चल जाने का, कृष्णूर एरिया इन फॉरेन, ठीक है। अच्छा किधर है तू? भार्गव घूमने जा, किधर? दूसरे कंट्री जा रहा, किधर? कृष्णौर, ठीक है, पकड़ के मारेंगे। एक्चुअली और टेक्निकली करेक्ट, तुम कृष्णौर में जाते हो तो यू आर इन फॉरेन लैंड। अगर मैं कृष्णौर में कुछ बेचता हूं तो इट इज एक्सपोर्ट, और कृष्णौर से कुछ लेता हूं तो इंपोर्ट। किसका बिजनेस है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। क्या करता वो? कृष्णूर वाले को टिफिन देते, एक्सपोर्ट करते ठीक है। हाँ, सो एसईजेड एरिया है वो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज इंडियन लैंड। और और एक दो चीजें होती है जो इंडिया में है बट इंडिया नहीं है। एम्बसी, एम्बसी वर्ड सुना है? हाँ हाँ, दूसरे कंट्री के ऑफिसेस जो इंडिया में रहते हैं उसको एम्बसीज ऐसा बोलते हैं। वैसे इंडिया की भी एम्बसी होती है। अगर इमेजिन नांदेड़ बोल रहा हूँ, इंडिया में पाकिस्तान एम्बसी है क्या? यस। इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान एम्बसी है वो जमीन पाकिस्तान की टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन एम्बसी है वो इंडिया है। तो इंडिया में थोड़ा सा पाकिस्तान है और पाकिस्तान में पूरा इंडिया है। सो तो एम्बसी इज लैंड, ठीक है। तो वैसा वो फॉरेन जैसा एसईजेड होता है। A company engaged in a generation of electricity for captive consumption through captive generating plant, क्या है पता नहीं, याद रख लो। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रिलेटेड कुछ तो है। तो कौन से चीजें ये ऑडिट, एक तो ऑडिट वैसे भी कम, उसके अंदर उसमें भी हटा दिए, एमएसएमई हटा दिए, एक्सपोर्ट्स, एसईजेड, ये सब कंपनीज। इलेक्ट्रिसिटी कम क्या है कि वो, हाँ। हु कैन बी अ कॉस्ट ऑडिटर? कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है? कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय बोर्ड, जैसा ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं उसको अपॉइंट करो। रेम्यूनरेशन डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स, मेंबर रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कांट बी द कॉस्ट ऑडिटर, क्यों नहीं है? नहीं, ऐसे थोड़ी है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला, अकाउंटेंट नहीं बोला है। क्यों नहीं? एक एक स्टूडेंट है जिसने सीए सीए में सीएस तीनों किया है। ओके, अगर फ्यूचर में तुम सीए के साथ सीएस या सीए में भी पढ़ लेते हो, एग्जाम देके पास भी हो जाते हो, हाँ वेरी गुड, तीनों में से एक ही डिग्री प्रैक्टिस में लेके आ सकते हो। तीनों डिग्रियां होने की वजह से तीनों डिग्री नहीं ले सकते, तुमको चुनना पड़ेगा कि तुमको सीए होना है या सीएस या सीएम, ठीक है। तो जो भी तुम चुनेंगे वही प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगर तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर है मतलब तुमने सीए चुना है, सीए में कैंसिल हो गया तो तुम कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट ऑडिट करते तो स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते। तीनों तीनों भी डिग्रियां है, तो तीनों में से एक ही डिग्री तुम अप्लाई कर सकते हो। हाँ, वो तो सिर्फ नाम के रिस्पेक्ट के लिए होता है। अपन भी कुछ कुछ ऐसा करने का, उसके फुल फॉर्म अलग बनाने का, ठीक है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी की जगह कंप्यूटर स्क्रूटनाइजर, कुछ क्या फर्क पड़ता है अपने को। हाँ, वो है ना गोलमाल के अंदर बोलता, वो एक डिग्री बोलता, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर है। फिर हेरा फेरी में, हाँ। ऑडिटर शेल कंप्लाई विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। लो, मतलब अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्टिंग के खुद के अपने स्टैंडर्ड्स है। ओके, अभी के लिए इतना ही। अभी तुमको क्या करना है, हाँ हाँ, लिखना है कौन सी चीज, पहले पढ़ के, पर देख देख के नहीं, जॉइंट ऑडिटर का नहीं लिखने का है, लीन लीन वाला लिखने का। हाँ हाँ, वो प्रैक्टिकली है भी और नहीं भी। नहीं तो वो दोनों में से एक तुम चॉइस करो, एक लीन, नहीं तो वो मीटिंग्स वाला। ड्यूटी भी है और पावर भी है। एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस भी आना, तुम अटेंड नहीं कर सकते तो किसी के रिप्रेजेंटेटिव, याद आ रहा नहीं कुछ? अब हर जगह 120 क्यों घुसाड़ने का है? 145, 143 भी रेड विद 145। अभी नहीं हुआ क्या हुआ? मैं पढ़ाया। पावर ऑडिट को एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस आना, तुम वही लिखो, पूरा भूल गए। पावर्स में जाओ 143 में,
हाँ एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया कैसा कि मतलब पावर है या ड्यूटी है तो तुमको एक्सप्लेन करते आना चाहिए पढ़ो और अभी से लिखो